हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों आज की यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 100% दोस्तों ये आपको बेनिफिट करने वाली है। आपका जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है उसमें, तो इसके अलावा और भी एग्जाम है वहां पे भी बेनिफिट करेगी, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, 2020 का पेपर है। और इस पेपर को दोस्तों हम डिटेल सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन रखे हैं और 20 क्वेश्चन दोस्तों जो हिंदी के हैं वो हमने आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट में करवा दिए हैं। बाद में हम इसके साथ इसे कंबाइंड भी कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है और इसकी व्याख्या जो होगी वो डिटेल होगी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से और इसका आंसर आप दीजिए दोस्तों। यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन है और आप दोस्तों यह भी बताना कि आपके इन 50 क्वेश्चन में से कितने नंबर आपके यहाँ पे बन रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों और इसका आंसर दीजिए जरा कि हड़प्पा कालीन स्थल जो लोथल है वो कहां पर स्थित है? गुजरात में, मेरठ में, राजस्थान में या फिर हरियाणा में? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। डिटेल व्याख्या करेंगे, बहुत ही बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो जी हां दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात में। हड़प्पा कालीन जो स्थल है लोथल वो आपको गुजरात में मिलेगा। और गुजरात में भी कहां पर मिलेगा? अगर डी प्रश्न बने तो डी प्रश्न बने दोस्तों तो वह मिलेगा आपको अहमदाबाद में। कहां पे मिलेगा? अहमदाबाद में। किस नदी के तट पर है दोस्तों? यह मिलेगा आपको भोगवा नदी के तट पर। कहां पे मिलेगा? भोगवा नदी के तट पर। यहां से हमें क्या प्राप्ति होती है? देखिए दोस्तों, चावल के साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पे हमें डॉकयार्ड मिला है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? गोदीवाड़ा भी कहते हैं। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का मतलब यानी जहां पे बंदरगाह यानी जहाज रुका करते थे। तो गोदीवाड़ा हमें कहां पे मिलता है? लोथल में मिलता है। तो पूछा जाता है और बार बार पूछा गया है कि सिंधु का वह स्थल कौन सा है भारत में जहां पे हमें डॉकयार्ड मिला है, गोदीवाड़ा मिला है? तो वह कौन सा है? वह लोथल ही है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पे 3 युगल समाधान मिले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें से एक यह भी है कि हमें यहां पर पंचतंत्र जो कहानी है ना उसका भी हमें एक साक्ष्य मिलता है। इसका मतलब दोस्तों यहां पे हमें कुछ चित्रण मिला है और उस चित्रण में जो चालाक लोमड़ी वाली कहानी है ना पंचतंत्र में, उसका हमें यहां पे प्रमाण मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल बार बार पूछा जाता है और रंगनाथ राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब है दोस्तों यहाँ पे मेरठ की बात करते हैं। देखिए मेरठ में हमें एक जगह मिलती है सिंधु स्थल की जो उत्तर प्रदेश में है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है आलमगीर। क्या है? आलमगीर। और आलमगीर की बात करें दोस्तों तो यह मिलेगी आपको हिंडन नदी के तट पर। किस नदी के तट? हिंडन नदी के तट पर यह आपको मिलने वाली है। और एक चीज है दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो आपको ध्यान रखना है, यज्ञदत्त शर्मा जी द्वारा इसके क्या की गई थी? खोज की गई थी या उत्खनन का कार्य करवाया गया था। अब राजस्थान की बात करते हैं। देखिए राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों तो एक बहुत फेमस जगह मिलती है और उस जगह का नाम है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। और कालीबंगा की बात करें दोस्तों तो कालीबंगा किस नदी के तट पर है? कालीबंगा की बात करें तो यह आपको घग्गर नदी के तट पर मिलेगा। और पूछा जाता है दोस्तों कि किस जिले में है? तो यह मिलेगा आपको हनुमानगढ़ जिले में। कहां पे मिलेगा? हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा मिलता है। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, एक साथ कई खेती करने का साक्ष्य हमें यहां पे मिलता है। और भूकंप का जो साक्ष्य दोस्तों, प्राचीनतम साक्ष्य, वो हमें कालीबंगा से ही मिलता है। हरियाणा की बात करते हैं। देखिए हरियाणा में दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और उस जगह का नाम क्या है? उस जगह के नाम की बात करें दोस्तों तो इस जगह का नाम है बनवाली। क्या है? बनवाली। ये हिसार में आपको मिलेगी, हरियाणा के हिसार में। और क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों बनवाली की बात करें दोस्तों तो ये हिसार में मिलेगी, सरस्वती नदी के तट पर आपको मिलेगी। और मिट्टी का हल यानी खिलौना प्रकार का हमें यहां से प्राप्त हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बनवाली मिट्टी का हल, बनवाली यानी कहां पे है? ये हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार में है। और मिट्टी का एक हल हमें यहां से प्राप्त हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और इसे याद करना दोस्तों, एक फैक्ट आपको पूछा जाएगा। अब है यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर दीजिए कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित जो पतन युग में है उसका नाम क्या है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? काहिरा और अलेक्जेंड्रिया, स्वेज और काहिरा, काहिरा और पोर्ट सईद और तैंफिक। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर दीजिए। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है यह तो गलत है। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही है।
पोर्ट सईद और तेम्फिक, इसके बीच में यह स्वेज नहर है। किसके अंतर्गत है? इजिप्ट जो शहर है इसके अंतर्गत ये आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर बात करें तो ये लाल सागर यानी रेड सी, लाल सागर बताइए। और लाल सागर से किसे जोड़ता है बताइए दोस्तों जरा, कि लाल सागर से किसे जोड़ता है बताइए जरा, जल्दी बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, लाल सागर को भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन जो सी है उसे जोड़ने का यह काम करता है। अब देखिए दोस्तों, एक है पनामा, यह भी काफी बार पूछा जाता है। क्या है? पनामा की बात करते हैं। तो पनामा की बात करें तो पनामा शहर के बीच में है, यानी पनामा शहर। और इसकी बात करें तो यह आपको कहां पे मिलेगा? देखिए दोस्तों, इसकी बात करें तो यह आपको मिलेगा जो अटलांटिक महासागर है, यानी अटलांटिक जो महासागर है और प्रशांत महासागर है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। किससे जोड़ने का काम करता है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और इसके अलावा अगर अटलांटिक महासागर ऑप्शन में ना आए तो कैरिबियन सी भी आ सकता है, क्योंकि कैरिबियन सी अटलांटिक महासागर का ही एक पार्ट है। और इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है कील नहर। इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि कील नहर किसे जोड़ती है। यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कील नहर किसे जोड़ने का काम करती है, इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, कील नहर की बात करें तो यह नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को जोड़ने का काम करती है, यानी उत्तरी सागर। और बात करें दोस्तों, यहां पे बात करें उत्तरी सागर और इसके अलावा बाल्टिक सी। अब देखिए दोस्तों, एक प्रश्न मैं आपको यहां पे पूछता हूं, बाल्टिक सी कुल कितनी कंट्री है? आजकल बहुत चर्चा में है क्योंकि उन्होंने रूस के साथ फालतू में पंगा लिया है। और यह बताएं दोस्तों, बाल्टिक सी के कौन सी कंट्री है, कितनी कंट्री है, और उनकी कैपिटल भी जरूर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। और इसका आंसर दोस्तों बाल्टिक सी वाला आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यह हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताएं दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, फिर भी आप आंसर बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर। तो जी हां दोस्तों, सीमांत गांधी की बात करें तो यह है ऑप्शन नंबर ए, यानी अब्दुल गफ्फार खान। बिल्कुल सही है। और अब्दुल गफ्फार खान से दोस्तों एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, रत्न यानी है तो ये विदेशी व्यक्ति। देखिए दोस्तों, सीमांत ये अब्दुल गफ्फार खान जी की बात करें तो ये पाकिस्तान के हैं, है ना। और पाकिस्तान के होने के बावजूद इन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन इन्होंने शुरू किया था 1929-1930 के आसपास। 1987 में इन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। बादशाह खान के नाम से इन्हें जाना भी जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अबुल कलाम आजाद आप सभी जानते हैं, है ना, भारत के पहले शिक्षा मंत्री है और देवबंद आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। तो यहां तक ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका आंसर दीजिए कि यहां पे दोस्तों पूछा है कि 1982 में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों को समावेश करने के लिए की गई है। तो किसकी स्थापना की गई थी 1982 में? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा, वह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड। क्या है दोस्तों? नाबार्ड है। और पूछा जाए दोस्तों कि किस समिति के आधार पर? शिव रमन समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? शिव रमन समिति। तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर, यानी जो शिव रमन समिति आई थी वो कब आई थी? ये आई थी दोस्तों 1979 के आसपास मार्च में। और नवंबर में 1979 में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी पब्लिश कर दी थी। और उसी की सिफारिश पर कब, ध्यान रखना दोस्तों, एग्जैक्ट तिथि आप ध्यान रखना, वो है 12 जुलाई को। क्या है? 12 जुलाई को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना की गई। ध्यान रखना दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वर्तमान में इसके प्रमुख कौन से हैं? देखिए, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है? दिल्ली में है या फिर मुंबई में है? तो बताएं दोस्तों कहां पर है? दिल्ली में है या फिर मुंबई में है? तो कहां पर इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा? तो जी हां दोस्तों, दिल्ली में आपको नहीं मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। और जी.आर. चिंताला कौन है? जी.आर. चिंताला। तो जी.आर. चिंताला वर्तमान में इसके प्रमुख है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर है। अब देखिए दोस्तों, सेबी के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, है ना। और इसके अलावा इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है? पिछली क्लास में ही हमने सेबी के बारे में डिस्कस भी किया था। अब है अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर दीजिए। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दीजिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर दीजिए कि भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कहां करेगा, कब करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर
सी यानी 2023 में मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यहीं पर अगर दोस्तों बात करें कि अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक हुआ था, वहां पे भारत की जो हॉकी टीम है उन्होंने कुछ मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? तो बताइए जरा कौन सा मेडल जीता था? तो जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो मेडल जीता था उस मेडल का नाम क्या था? उस मेडल का नाम था दोस्तों कांस्य मेडल। क्या जीता था? कांस्य मेडल उन्होंने जीता था। और यहीं पर दोस्तों कैप्टन की बात करें तो मनप्रीत सिंह है हॉकी के, और इसके कोच की बात करें तो ग्राहम रेड है। तो ग्राहम रीड कोच है और मनमीत सिंह क्या है? इसके क्या है? कैप्टन है। अभी शायद वर्तमान में कोई और चेंज हुए हैं एशिया कप के लिए, वैसे मनमीत सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों यहाँ पे, और इसका आंसर दीजिए कि रीजनिंग का क्वेश्चन है कि राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है तथा दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तब फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब राम अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर होगा? तो देखिए दोस्तों, यहां पर कोई व्यक्ति है राम, और वह 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। सॉरी, कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो 12 किलोमीटर चल गया। तो 12 किलोमीटर जब दक्षिण की ओर चला तो यानी राइट कौन सा होगा इसका? राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब ये बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़ गया है, और दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ा यानी इस साइड की ओर मुड़ा, और 10 किलोमीटर यहां पर क्या करा कि ये यहां पर चला है। अब फिर बोला है कि फिर दाईं ओर मुड़ा। अब जब यहां पे होगा तो राइट इसका ये होगा, लेफ्ट ये होगा, राइट ये, लेफ्ट ये, है ना। तो राइट यानी अब बोला कि दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ा, फिर 12 किलोमीटर चला। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है ये आपको पूछी है। तो कितनी दूरी है ये? तो यह जो दूरी है दोस्तों मात्र इतनी होगी जितनी यहां पर है, 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी यह बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है और इसका आंसर दीजिए। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा? तो एक घड़ी है क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितने बजते हैं उतनी बार बजती है। तो ये बताइए कि एक दिन में यानी 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? तो देखिए दोस्तों, इसे सोल्व करने का जो फॉर्मूला है वह यह है दोस्तों, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले से यह वाला जो क्वेश्चन है सोल्व हो जाता है। कैसे सोल्व करना है यह भी बताऊंगा, लेकिन एक फैक्ट यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पर n की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? मैक्सिमम दोस्तों 12 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 12 हो सकती है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी यहां पर इससे ज्यादा वैल्यू n की नहीं हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, आप सोल्व करते हैं। तो यहां देखिए, जैसे यह 24 घंटे हैं, तो हमारे पास बोला है कि 24 घंटे में, तो 24 घंटे ये हैं, तो 24 घंटे को हम 12-12 में बांट दें, यानी 2 भाग में बांट कर दें, तो आराम से हो जाएगा हमारा सोल्व। तो 12 घंटे ये हो गया और 12 घंटे हमारे पास ये हो गया है। देखिए दोस्तों, क्लियर कराऊंगा, कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। तो 12 घंटे को सोल्व करते हैं। तो देखिए पहला पार्ट सोल्व करेंगे, 12 का हमने इस फॉर्मूले रखना है, n बराबर कितना है? 12 है, यानी ये वाला 12 घंटे, है ना। और इंटू n प्लस वन यानी 12 इंटू 12 प्लस 1 यानी 13 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो गया? अब इसे सोल्व करोगे तो यानी ये आएगा 6, और यानी इसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 78। तो पहले पार्ट में 78 आया, दूसरा पार्ट भी सेम ऐसे ही होगा क्योंकि सेम नंबर है। तो 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6, और इसे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 78, और दोनों के आप ऐड करोगे तो ये आएगा 156। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही है। अब दोस्तों, अगर आप अभी भी समझे नहीं है तो एक प्रश्न के माध्यम से आपको और समझाता हूं। सेम प्रश्न है, एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार बजती है, यानी जितना है उतनी बार बजती है। तो अब आप ये बताइए कि 16 घंटे में कितनी बार बजेगी? 16 घंटे में, तो अब आपको 24 घंटा नहीं पूछा है, 16 घंटा पूछा है, तो बताइए कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों, 16 घंटे हैं, तो 16 हावर को आप क्या तोड़ोगे? एक तो तोड़ोगे आप 12 घंटे में, 12 घंटे आपने तोड़ दिया है। अब बाकी कितना बचा है? बाकी बचा है दोस्तों, कितना बचा है? 4 घंटे बचा है। तो अब यहां पे सोल्व कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सेम वहां पे ऐसे सोल्व होगा, 12 आवर है, यानी n बराबर 12 इंटू प्लस 1 यानी 13 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आया था हमारा? 78 आया था। तो पहले राउंड में तो 78 आ गया। अब सेम यहां पे देखिए, इसे सोल्व कीजिए। n बराबर कितना है? 4 है, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 यानी n प्लस 1 यानी कितना हो गया? 5 आ गया, और 5 प्लस डिवाइडेड बाई 2 यानी अगर आप इसे सोल्व करेंगे यानी 2 5 दूना 10, तो यानी यहाँ पे कितना आ गया? 78 प्लस 10 यानी कितना आ गया? 88। कितना आ गया? 88। तो ध्यान रखना दोस्तों कि ये कितनी बार बजेगा? 88 बार बजेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इन प्रश्नों को सोल्व किया जाता है। आपको केवल यह फॉर्मूला ध्यान रखना है और कॉन्सेप्ट समझना है, आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 8 और इसका आंसर दीजिए।
भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए। भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की मंजूरी कब दी थी? तो जी हाँ दोस्तों, ये दी थी 2007 में। और यहीं पर दोस्तों ऐसा पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय जो किसान आयोग है उसका गठन कब किया गया था? तब आपका दोस्तों ध्यान रखना है कि नवंबर 2004 में किया गया था। कब किया गया था? नवंबर 2004 में किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहीं पर किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपको पूछा जाए तो 1998 में आया था। तो इन फैक्टों को आप याद कर लेना। अब है यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर दीजिए। यह भी रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड में रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन हर एग्जाम आए हैं। पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में, 3 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। यानी एक तो बाद में हुआ था 2021 में अगले साल, लेकिन 2020 में 2 शिफ्टों में, है ना। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए दोस्तों, इसे सोल्व करते हैं। तो इसका तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्रवार। और कैसे सोल्व होगा? तो सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006, फिर सेम यहां पे आएगा, है ना, 2007, फिर सेम यहां पे 2008, 2009 और 2010। अब एक चीज देखिए दोस्तों, किसी भी अगर हम बात करें, जो हमारा डे काउंट होता है ना, एक्स्ट्रा डे, जो हमारा जो डे काउंट होता है वो डिपेंड करता है फरवरी माह पे। किस पे डिपेंड करता है? फरवरी माह पे। अगर फरवरी माह आ रहा है तो यानी +1 कर देना। अगर फरवरी माह नहीं आ रहा है तो कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा। ध्यान रखना दोस्तों, फरवरी आएगा तो एक नंबर जुड़ेगा, फरवरी नहीं आएगा तो एक नंबर नहीं जुड़ेगा। अब ये नंबर क्या है यह भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा एक फैक्ट और भी ध्यान रखना, अगर लीप ईयर आ गया, क्या आ गया है? लीप ईयर, यानी जैसे 2000, 2004, 2008, 2012, यानी ये वाले ईयर आ गए हैं लीप ईयर, जिसमें फरवरी माह 29 दिन जाता है। तो वहां पे दोस्तों आपको +2 करना है। क्या करना है? +2, और आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। तो अब सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे आइए 2006 पे, तो जनवरी है, यानी फरवरी आना भी बाकी है। तो फरवरी आना बाकी है, यानी फरवरी माह आएगा तो +1। 2007 +1, क्योंकि फरवरी आएगा। 2008 की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, 2008 क्या है? एक लीप ईयर है। यानी देखिए लीप ईयर आप ऐसे याद करना कि 2000 में क्या है? एक लीप ईयर है, यानी इसमें जो फरवरी माह है कितना जाता है? 29 जाता है। फिर +4 साल का अंतर आता है, 2004, 2008, 2012, 2016, 2016 के बाद 2020, है ना। तो 4 साल आपको जुड़ते जाना है। तो 4 से डिवाइड करोगे कंप्लीट चला जाएगा, तो लीप ईयर है। तो यहां पर ऐसा होगा, देखिए 2008 क्या है? लीप ईयर है, यानी क्या आएगा? लीप ईयर है। तो यहां पर दोस्तों +2 होगा। बताया था ना, लीप ईयर आएगा तो +2 जुड़ेगा। 2009 की बात करें तो 2009 में फरवरी मात्र 1 आता है, तो यानी 1 जुड़ेगा। 2010, तो यहां पे जनवरी की बात की गई है, 1 जनवरी। अब देखिए जनवरी है, यानी यहां पे तो फरवरी आया ही नहीं है। जब फरवरी आया ही नहीं है तो इसका मतलब है दोस्तों यहां पे 0 जुड़ेगा, कुछ भी नहीं जुड़ेगा। अब इन्हें जोड़ दीजिए, 1, 2, 4 और 1, 5। कितना आया? यहां पे 5 आया। और इस 5 को इस नंबर पे जो यहां पे पूछा है उस पर जोड़ दीजिए। यानी रविवार था, क्या था? रविवार था। तो रविवार में आप 5 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रविवार यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट दोस्तों अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा रिवाइज करना, आपको समझ में आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर दीजिए कि किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बताइए जरा, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। 1935 के अधिनियम से किया गया था। कब किया गया था? 1935 के अधिनियम से किया गया था। अब देखिए दोस्तों, कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय संघ, इस संघ की भी स्थापना इसी अधिनियम के 1935 के एक्ट से तहत की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन पूछा जाता है कि केंद्र में जो डायरेक्टरी सिस्टम है यानी द्वैध शासन है, किस अधिनियम के तहत? 1935 अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम के तहत बर्मा को अलग किया गया, उड़ीसा को बनाया गया, और इसके अलावा दोस्तों जो सिंध है उसे भी बनाया गया था। अच्छा, इसी के तहत संघीय न्यायालय है, यानी फेडरल जो यहाँ पे न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी। फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखना दोस्तों कि इस जो यहाँ पे जो अधिनियम आया था, तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने क्या कहा था इस अधिनियम के बारे में? कहा था कि अनेक ब्रेक वाला है, कि यह जो अधिनियम है अनेकों ब्रेक वाला है, लेकिन इंजन रहित है, इंजन भी इसमें नहीं है। तो यह कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम के बारे में। तो
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जरूर याद करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। देखिए इसे कहते हैं पुल एंड पुश, पुल एंड पुश। तो ये किसके लिए होता है? ये होता है प्रवास के लिए, पुल एंड पुल प्रवास के लिए। देखिए दोस्तों सिंपल सा अर्थ है, प्रवास यानी कहां पर खींचा आएगा, कहां पे बाहर जाएगा। जहां पे औद्योगिक विकास होगा, जहां पे सुख सुविधा अच्छी होगी, वहां पे क्या होगा? पुल होगा, है ना। और जहां पे सुख सुविधा अच्छी नहीं है, अच्छे एजुकेशन क्षेत्र नहीं है ना, तो वहां पे प्रवास क्या होगा? कम होता जाएगा। जैसे गांव क्षेत्र में प्रवास कम होगा, शहरों में बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे अच्छी सुविधाएं हैं। तो पुल एंड पुश जो कारक है वो प्रवास के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर ए यहां पर ये हो चुका है। अब है क्वेश्चन नंबर 12 और इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो बताइए दोस्तों कौन से नहीं थे? तो जी हां दोस्तों, यह नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। और प्रारूप समिति की बात करें दोस्तों तो प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रारूप समिति की बात करें दोस्तों तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त को। कब हुआ था? 29 अगस्त को। कब? 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अंबेडकर जी की अध्यक्षता में हुआ था। अरे अंबेडकर जी इसके प्रमुख थे, मुख्य अध्यक्ष थे। और इसके अलावा इसमें 7 सदस्य थे। कौन थे दोस्तों? 7 सदस्य थे। के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, बी.आर. अंबेडकर और 2-3 नाम और ध्यान रखना दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, वह है बी.एम. मित्रा। और बी.एम. मित्रा बाद में आए थे के.आर. माधव के स्थान पर। इसके अलावा दोस्तों सैयद मोहम्मद साउदुल्ला भी थे, डी.के. खेतान भी थे, यानी डी.पी. खेतान जी थे। बाद में कृष्णा आचार्य आ गए थे इनकी जगह में। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो देखिए दोस्तों ये कॉन्सेप्ट वाला था। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही है, यानी उच्च पैदावार किस्म का बीज, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 से 14 है और इसका आंसर दीजिए कि वर्ष 2019 का जो राइट लिवलीहुड जो अवार्ड था वो किसे दिया गया था? तो बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, ग्रेटा थनबर्ग 2019 में दिया गया था, अमीना ताऊ और गौ को दिया गया था। तो अमीना ताई की गांव, तो अमीना ताई की गांव करके आप याद कर सकते हो कि 2019 में जो राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों 2020 की बात करते हैं। देखिए 2019 पूछा गया है तो आप 2020 का ध्यान रखना। 2020 किसे दिया गया था? तो 2020 दोस्तों ध्यान रखना वह नसरीन, क्या है? नसरीन हो गया, नसरीन हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा पीछे चल लेता हूं, नसरीन हो गया। और दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, नसरीन ब्रायन और एलिस, नसरीन ब्रायन और एलिस, नसरीन ब्रायन और एलिस, ये 2020 का है। इसके अलावा और भी था, एक लोटे नाम से भी था, तो उन्हें दिया गया था। 2020 का ये हो गया। 2021 की बात करते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और स्पेशली दोस्तों इसलिए है क्योंकि इस बार यह एक भारतीय को भी दिया गया है। तो देखिए भारतीय को क्या दिया गया? किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, एक संस्था को दिया गया है, और इस संस्था का नाम है लाइफ। क्या नाम है दोस्तों? लाइफ। लाइफ का मतलब क्या हुआ? लाइफ का मतलब हुआ दोस्तों लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। इस संस्था को 2021 में राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया गया। 2022 का अभी नहीं आया है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस फैक्ट को दोस्तों जरूर ध्यान रखना। और 2021 में कुछ और भी नाम है, जैसे हो गया मोर्थे वांडो हो गया, जैसे क्या हो गया? मोर्थे वांडो, मोर्थे वांडो। तो मोर्थे वांडो को दिया गया 2021 में। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे वलामिदीर हो गया, वलामिदीर, वलामिदीर, वलामिदीर जो रशियन होते हैं ना, रशिया, वलामिदीर। तो वलामिदीर हो गया, मार्थे वांडो हो गया। अच्छा, एक है फ्रेडा। क्या है? फ्रेडा। तो इन तीनों को, इन चारों को, लाइफ को, मार्थे वांडो को, वलामिदीर को और फ्रेडा को, इन्हें भी 2021 का क्या दिया गया है? राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये हो गया है, और इन फैक्ट को दोस्तों जरूर याद करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर दीजिए क्या होगा? तो बताइए दोस्तों क्या होगा? तो बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए यहां पे दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा कि निम्न आकृति में से लुप्त संख्या क्या है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा? 2, 4, 20, 3, 9, 90, 1, 5 और यहाँ पे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सिंपल है, यानी यहाँ पे 5 का स्क्वायर है। देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 20, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो यानी 20 हो गया। तो सेम यहाँ पर है, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा है। तो सेम यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, यानी 25 + 1 यानी 26। ऑप्शन नंबर ए। अगला है डचों ने बंगाल पर अपने पहले केंद्र की स्थापना की। तो इसका आंसर दीजिए। तो बताइए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 और इसका आंसर दीजिए। डचों ने बंगाल में अपने पहले
केंद्र की स्थापना की थी? तो जी हाँ दोस्तों, यह की थी चिनसुरा में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डचों ने किया था। अच्छा, डचों से एक प्रश्न आता है दोस्तों, वह आता है बेदरा का युद्ध, जो डचों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। कब हुआ था बेदरा का युद्ध? बताइए जरा, बता सकते हैं कोई? बेदरा का युद्ध, तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, बेदरा के युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1759 को, यानी 1759 1759 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक फैक्ट दोस्तों यहाँ पे ध्यान रख लेना कि डचों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री जो लगाई थी दोस्तों, वह कब लगाई थी? डचों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री 1605 में लगाई थी। कहां पे? मसूलीपट्टनम में। कहां पे? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में सबसे पहली फैक्ट्री, फिर 1610 में दोबारा लगाई थी उन्होंने। कहां पे? ये लगाए थे उन्होंने पुलिकट में। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये हो गया है। और बंगाल के चिनसुरा में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वायुमंडल के किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? देखिए, स्थिर किस में रहेगा? समताप में रहेगा। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो काफी बार पूछा जाता है दोनों मीडियम के लिए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए, जैसे क्षोभ मंडल जहां पे जो वायु क्रियाएं होती है, जैसे हमारे यहाँ पे सबसे नीचे समताप मंडल, यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। ऐसे यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इनके लगाने का क्रम भी आपको पूछा जाता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लगाने का क्रम आता है। तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और इसका आंसर दीजिए। तो दीजिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो बताइए जरा कि संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण जो आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसका राइट आंसर आपको मिलने वाला है दोस्तों, वह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 11 जनवरी 1952 को। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा यूएन के बारे में देख लीजिए। पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। कहां पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान हेड है और 193 इसके टोटल मेंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर यह है। अब है यहां पे अगला क्वेश्चन नंबर 19 कि कार्य के बदले अनाज। तो कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? बताइए जरा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, क्योंकि इस समय तो क्या होता है, हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। कार्य के बदले अनाज की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है 1977-78, यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो एक ही दोस्तों, कौन है? वह राधा कृष्ण माथुर। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो वो कहां के थे? वह थे जम्मू कश्मीर के। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये हो गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और इसका आंसर दीजिए। थोड़ा काफी टफ और काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? 2, 3, 5, 18, 8, 12 यानी 20, 23, 30, 28। तो यहां पे क्या आएगा? तो देखिए दोस्तों, इसे सोल्व करने का तरीका यहां पे यह है कि देखिए, सबसे पहले आएगा 2 में आपने 1 जोड़ा तो क्या आया? 3 आया। तो ये आप ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 3 में आपने +2 किया, 3 में आपने +2 किया, आप 5 पे पहुंच गए हैं। फिर 5 के बाद आपने +3 किया, +3 किया तो आप 8 पे पहुंच गए हैं। फिर आपने +8 में क्या किया? +4 किया। तो 8 में +4 करने पर आप कहां पे पहुंच गए? +12 में पहुंच गए हैं। +12 में आपने +5 किया, तब आप कहां पे पहुंच जाओगे? तब आप 17 में पहुंच जाओगे और यही इसका आंसर है। फिर ऐसे में आएगा 17 में आप +6 करोगे तो 17 + 6 कितना होता है? ये होता है 23 होता है। तो यहां पर ये हो गया। फिर +6 की बात करें, यहाँ पे +7 होगा और यहाँ पे +7 करोगे अगर 23 में तो यहाँ पे 30 आ जाएगा और फिर +8 करोगे तो फिर यहाँ पे 38 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये हो गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर जो डी है 17, ये बिल्कुल सही है। 22वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए कि सैन्य मैत्री जो 2019 जो युद्ध अभ्यास था वो किसके बीच में था? तो देखिए दोस्तों, थोड़ा टफ प्रश्न है और इसका आंसर क्या है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, भारत जापान के बीच में है, लेकिन भारत जापान की जो वायुसेना है दोस्तों उसके बीच में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके अलावा धर्म गार्जियन भी भारत और जापान की जो थल सेना है उसके बीच में होता है। अच्छा, मालाबार की बात करें तो क्वाड कंट्री यानी जापान, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है ना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा जाता है। तो यहां तक दोस्तों ये हो चुका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं में 13वां अक्षर। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक चीज आपको बताता हूं, इसे अभी नोट डाउन करो। देखिए यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहां पे लेफ्ट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस राइट। समझ रहे हो दोस्तों? एक बार देखना, अभी आ जाएगा क्लियर। फिर लिख लिया मैंने यहां पे राइट प्लस लेफ्ट, लेफ्ट प्लस राइट। अब देखिए यहां पे सबसे ऊपर यहां पे देख रहे हो, ये है दोनों सेम सेम, यानी अगर दोनों सेम सेम हो, लेफ्ट लेफ्ट हो, राइट राइट हो, यानी बायां बायां हो, दायां दायां हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में दोस्तों हमेशा माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। और जहां पर भी प्लस माइनस हो जाएगा, यानी राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट अलग अलग हो जाएगा, तो वहां पे आपको क्या करना है? प्लस कर देना है। अब यहां पे सोल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों,
अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि बायां 25वें से बायां अक्षर के बाएं 13वां, यानी बायां यानी लेफ्ट, और यहाँ पे भी दूसरा क्या है लेफ्ट है, तो 25 बायां यानी ये हो गया, और यहाँ पे 13वां है ये भी लेफ्ट है, तो लेफ्ट लेफ्ट में क्या लगाया था माइनस लगाया था, तो माइनस लगाइए कितना आएगा 12 में से अगर आप इसे माइनस करोगे कितना आएगा, अगर देखिए दोस्तों माइनस कीजिए कितना आएगा, यानी 13वां है, सॉरी यहाँ पे ये 13वां है, तो 13 माइनस 25 माइनस 13 की बात करें तो कितना आएगा, ये आएगा 12, और 12 यानी कौन सा नंबर होता है, एल का नंबर होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना, लाइन लाइन यानी लाइन लाइन को देखकर 12, एल यानी 12, तो लाइन को देखकर 12 बच गए, यानी एल कितने नंबर पर है 12 नंबर पर है, तो आप इसे आसानी से ऐसे सोल्व कर सकते हो, है ना दोस्तों, तो ऐसे आपको याद करना है। अब है यहाँ पे 24वां क्वेश्चन कि उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के शीर्ष निकाय कौन सा है, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, तो यह इसका सही आंसर है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, तो सरल क्वेश्चन है वैसे, तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नेरोजी मिलेगा, और दादा भाई नेरोजी से दोस्तों ये ध्यान रखना कि 1866 में, कब 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, रस्त गफा नामक इन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किया था, और सबसे पहले 1886 में, देखिए 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, ये हुआ था कलकत्ता में, कब हुआ था कलकत्ता में, और इस कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की थी, और इसी अधिवेशन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में हो गया था, और इसके अलावा एक इन्होंने 3 बार किया था शायद दादा भाई नेरोजी ने अधिवेशन में अध्यक्षता, और एक तो किया था 1886 में, और एक बीच में याद नहीं आ रहा, और एक लास्ट दोस्तों वह है 1906 में, कब है 1906 में, तो 1906 का अधिवेशन भी किसने अध्यक्षता कौन थे, दादा भाई नेरोजी थे, और यह कलकत्ता में हुआ था, और यहां पे इन्होंने स्वराज का नारा भी दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ग्राम्य क्या है, तो ग्राम्य है दोस्तों जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता व निर्माण एवं आजीविका का संवर्धन करना, तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे ये हो गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27, तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा, तो बताइए दोस्तों जरा क्या होगा कि कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, तो बताइए दोस्तों कौन से बचाती है, तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर, तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर है आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो सी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओजोन, यह बिल्कुल सही है, तो ओजोन दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों ओजोन की बात करें तो सबसे पहले मॉन्ट्रियल समिट हुआ था, जो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल जो शहर है ना, वहां पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और उस प्रोटोकॉल के तहत ही हम क्या मनाते हैं, ओजोन दिवस को मनाते हैं, क्योंकि ओजोन संरक्षण की बात वहां पे की गई थी। और यह कब हुआ था, यह हुआ था 16 सितंबर को, 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को ये हुआ था, और इसी कारण 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, हम ओजोन दिवस भी मनाते हैं। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 और इसका आंसर दीजिए कि मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यह प्रश्न यूपीएससी आपको बार बार पूछता है। तो देखिए सभी है, टोटल 30 है, और 30 में से ये सभी आपको मिलते हैं राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तो यह बिल्कुल सही है। और इसकी बात करें दोस्तों तो यह हुआ था 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 1948 को, और इसी कारण हम 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस भी मनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 से पूछा है कि भारत में वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो देखिए दोस्तों फैक्ट वाला क्वेश्चन है, और ऑप्शन इसका जो राइट ए है वह बिल्कुल सही है, तो 3 उसमें बांटा गया है, और यह आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक दोस्तों ये हो चुका है, और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो बताइए दोस्तों यहां पे इसका सही आंसर क्या होगा। PQRS कैरम खेल रहे हैं, PR और QS साझेदार हैं, तो RS के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो Q किस दिशा में मुख करके बैठा है, तो कैसे सोल्व होगा दोस्तों बताइए जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो PR जब साझेदार है तो इसका मतलब ये हो गया कि PR के अपोजिट होगा, कैरम में अपोजिट होते हैं, और SQ की बात करें तो SQ आपस में क्या होंगे, अपोजिट बैठे होंगे। अब देखिए यहाँ पे यह लाइन है और सारा यहीं पर सोल्व हो जाता है क्वेश्चन। देखिए SR के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको समझना है कि यह जो शब्द है किसके लिए है। देखिए दोस्तों यहां पे जो आपको ये जो शब्द दिखाई दे रहा है ना, कि जो SR के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, यानी R की बात कर रहे हैं कि R पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठा है, तो हमारे पास ये कैरम हो गया, ठीक है। और कैरम की बात करें तो R पश्चिम मुख कब होगा, यानी अगर R यहां पे बैठा होगा तभी तो इसका मुख पश्चिम दिशा की ओर होगा, है ना, तो वेस्ट दिशा की ओर तभी तो इसका मुख होगा, तो R की दिशा तो हमें पता चल गई है। देखिए SR के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है,
यानी एस आर के दाईं ओर बैठा है। यानी आर की बात करें तो आर का मुख क्या है, पश्चिम दिशा की ओर है। आर जब यहां पर है तो इसका मतलब पी की दिशा कौन सी होगी, तो पी यहां पर बैठा होगा। अब आगे देखिए कि एस आर के दाईं ओर है, इसका दायां कौन सा हो गया, इसका दायां यहां पे हो गया, तो इसका मतलब यहां पे कौन बैठा होगा, यहां पे एस बैठा होगा और यहां पे क्या बैठा होगा, क्यू बैठा होगा। अब पूछा है कि क्यू की दिशा किस दिशा में है, क्यू का मुख, तो आपको देख रहे हैं दोस्तों क्यू के मुख किस ओर है, वह उत्तर दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो बताइए दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो बताइए, सरल क्वेश्चन है। तो जी हां दोस्तों 4 नवंबर 2008 को किया गया था, 4 नवंबर 2008 को किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 यहां पर यह हो चुका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। और यह क्वेश्चन दोस्तों हमने परसों भी डिस्कस किया था, आज इसे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप सभी इसका आंसर जानते भी हैं। तो बताइए जरा कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बताइए महेंद्र वर्मन, राजेंद्र चोल, राजा सिंह, राज सिंह या फिर कृष्ण प्रताप ने। तो बताइए दोस्तों किसने करवाया था, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है तो गलत है, ऑप्शन नंबर जो बी है कृष्ण प्रथम, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, बी है, यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है। तो बताइए दोस्तों कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है, तो यह मिलेगा आपको दोस्तों कोलकाता में। और एक प्रश्न दोस्तों आपको यह बताना है कि कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यह आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और हो सके तो उनका कर्म पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जरूर बताना। तो 33वां क्वेश्चन ये हो गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहां पे है 34 और पूछा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। तो बताइए दोस्तों राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है इसका गठन कब हुआ था, तो बताइए इसका गठन कब हुआ था। तो जी हां दोस्तों इसका गठन हुआ था 2005 में, और यह हुआ था 30 मई 2005 को। तो 30 मई 2005 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो पीएम होता है। और उत्तराखंड उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करें तो यह भी 2005 में ही गठित हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि आवर्ती आयत चित्र का मान ज्ञात करने के लिए अधिकतम उपयोग होता है। तो देखिए दोस्तों ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है और इसे रट लेना। ऑप्शन नंबर जो सी है बहुलक यानी मोड, ये बिल्कुल सही है। और फिर है 36वां क्वेश्चन कि किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। तो ये वही है हमारे पंडित नैन सिंह रावत जी। और इनकी बात करें दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1830 में इनका जन्म हुआ था, 1882 में इनका निधन हो गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो फैक्ट यहाँ पे है कि 2004 में इन पे डाक टिकट जारी हुआ था 5 रुपए का। और एक फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, एशिया की पीठ पर, क्या है, एशिया की पीठ पर, एशिया की पीठ पर, एशिया की जो पीठ पर जो बुक लिखी गई है ना, किसने लिखी है ये आप बताना। और यह जो बुक लिखी है ना दोस्तों ये इन्हीं के ऊपर लिखी गई है, पंडित नैन सिंह रावत जी पर लिखी गई है। 2 लोगों ने मिलकर लिखा था। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देना क्योंकि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे दोस्तों ये हो चुका है। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 38वां क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मिस हो गया यहाँ पे। बताइए कि नीचे दिए गए चित्र में कितने समांतर चतुर्भुज है। तो बताइए दोस्तों कितने समांतर चतुर्भुज है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी 18। और इसे सोल्व कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों अगर आपको आयत और यहाँ पे अगर वर्ग निकालने हैं तो एक कंडीशन तो आती है वर्ग निकालने की। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये एक एग्जांपल है, ये है हम निकाल रहे हैं वर्ग की, या फिर हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जैसे ये आ गया, देखिए यहाँ पे इसे सोल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक चीज पूछता हूं दोस्तों, यहाँ पे एक निकालना है, वर्ग निकालना है यानी स्क्वायर निकालना है। और यहीं पर अगर हमें बात की जाए आयत निकालना है या हम जिसे कहते हैं ऐसे समांतर चतुर्भुज निकालना है, तो वहां पे सोल्व कैसे किया जाता है। तो देखिए दोस्तों सोल्व करने का जो तरीका होता है, तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इनका नंबर देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे दे दिया हमने, फिर यहाँ पे नीचे 2, और इन्हें यहाँ पे काउंट कर देते हैं 3 और 2 5 और 1 6, यानी इधर को यहाँ पे काउंट कर दिया और इस वाले को यहाँ पे काउंट कर दिया 3, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, 6 × 3 बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। यहीं पर अगर वर्ग की बात करें जैसे यहाँ पर यह है, तो वर्ग में भी आप नंबर दे दो, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। अब वर्ग में क्या होता है दोस्तों कि इनकी मल्टीप्लाई आ जाती है, यानी 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 2 × 2 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, और 1 × 1 यानी बराबर 1 हो गया। तो कितना हो गया, 9 और 1 10 यानी 14। तो यहाँ पर इस प्रकार से वर्ग निकाले जाते हैं। समांतर चतुर्भुज की बात की जाए तो यहां पर आपको इसे काउंट कर देना है, यानी 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6 इधर आ गया, और 3 और 2 5 और 1 6, फिर 6 इधर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जितना आंसर आएगा वो आएगा 36 आएगा। तो आयत और वर्ग निकालने का फॉर्मूला दोस्तों ध्यान रखना, पूछा जाता है अक्सर। अब अगला क्वेश्चन, ये 39वां क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने दिया था।
तो किसने दिया था दोस्तों? फैक्ट वाला क्वेश्चन है और इरफान हबीब इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए कि ओपेक है यहाँ पे OPEC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको कहाँ पे मिलेगा बताइए जरा, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना में मिलेगा। और ओपेक की बात करें दोस्तों, ओपेक की बात करें तो ओपेक का अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें इसकी स्थापना की तो सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। बगदाद इराक में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन पहले तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जेनेवा था, लेकिन 1965 के बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना यानी ऑस्ट्रेलिया में है। और एक चीज दोस्तों ध्यान रखना कि इसके फाउंडिंग मेंबर पूछा जाता है, फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से थे? तो देखिए, ईरान हो गया, ईरान, इराक, सऊदी अरब हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है वेनेजुएला। देखिए दोस्तों, यह देश है अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का, तो यह भी इसमें शामिल है, वेनेजुएला। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक है कुवैत, तो यह देश यानी इसके फाउंडिंग मेंबर थे। और कुवैत हाल ही में यानी 2000 यानी बात करें 2019 के आसपास ये इससे बाहर भी निकल गया था। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है कुवैत भी। और वर्तमान में इसके जो सदस्य हैं वो टोटल कितने हैं? 13 इसके सदस्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर ये हो चुका है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही कर्म क्या है? तो सही कर्म क्या है बताइए जरा, कि बताइए दोस्तों क्या होगा सही कर्म? देखिए, चंपारण सबसे पहले हुआ था, तो खेड़ा तो सबसे ऊपर हट जाएगा, खेड़ा ये यहाँ पे हट जाएगा। तो चंपारण सबसे पहले था, फिर उसके बाद अहमदाबाद, फिर यहाँ पे खेड़ा और फिर असहयोग, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों यह बिल्कुल सही है। पहले चंपारण हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ था? चंपारण के बाद यहाँ पे अहमदाबाद, फिर यहाँ पे खेड़ा और फिर यहाँ पे लास्ट में असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका आंसर दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन से थे? तो किसने भाग लिया था? तो जी हाँ दोस्तों, ये लिया था पंडित हरगोविंद पंत जी ने 1905 में। और 1905 की बात करें तो इसके जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, ये बनारस में अधिवेशन हुआ था और इसके अधिवेशन की बात करें, अध्यक्ष की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 42। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 कि भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मध्यवर्तियों की समाप्ति, पट्टेदारी व्यवस्था सुधार, भूमि जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण, या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सा इसका सही होगा बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है आप सभी सही दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए कि 24वें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो CPPI है, इसमें 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो बहुत इंपॉर्टेंट रैंक है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसका राइट आंसर की बात करें तो 11वां था। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार की बात करते हैं तो देखिए 2000 सबसे पहले आपने देखा 2019 में भारत की रैंक कितनी है? 11वीं थी। 2020 की बात करें तो 2020 में भारत की रैंक 9वीं आई, थोड़ा इंप्रूव किया। 2021 की बात करें तो 2021 में भारत थोड़ा पीछे चला गया 1 नंबर और ये हो गया 10th। और 2022 की बात करें तो 2022 में भी भारत का जो नंबर है वो 10वां स्थान है। पहला स्थान की बात करें, पहला स्थान दोस्तों यानी चौथा स्थान कहें हम, यानी फोर्थ स्थान आपको मिलेगा डेनमार्क का। पहला, दूसरा, तीसरा खाली है, यानी यहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं है। तो डेनमार्क दोस्तों यहाँ पे ये है, तो ध्यान रख लेना, यानी चौथे स्थान पर डेनमार्क है जो पहले है वैसे, लेकिन पहला, दूसरा और तीसरा यानी ये 3 रैंक खाली छोड़ दी है क्योंकि किसी ने भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। और चौथे नंबर पर डेनमार्क है और भारत की जो रैंक है दोस्तों वह मिलेगी आपको 10वीं 2022 के अनुसार, 2019 के अनुसार 11वीं थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 की ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019। तो देखिए दोस्तों, ये कोच्चि में हुआ था, 2021 में ये ऑनलाइन तरीके से हुआ, ये भी केरल में हुआ था, 2021 वाला भी तो ऑनलाइन हुआ था एक है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कोई तोता काला नहीं है, सारे कौवे काले हैं, तो उपयुक्त में से कौन सा निर्णय सत्य है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले बोला है कि कोई भी तोता काला नहीं है, तो ये तोता हो गया और यहाँ पे ये हो गया काला, यानी काला लिख लिया हमने यहाँ पे, तो ये हो गया। तो इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल अलग आ गया। सारे कौवे काले हैं, तो सारे कौवे मान के चलो कि कौवा इसके भीतर ये आ गया है और ये सारे क्या है? काले हैं। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं कि कुछ कौवे तोते नहीं हैं, तो कुछ कौवे तोते नहीं है, कुछ का तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी कौवा तोता नहीं है, तो बिल्कुल दोस्तों कोई भी कौवा तोता नहीं है क्योंकि सभी कौवे काले हैं और काला कोई भी तोता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ दोस्तों यही इसका सही होगा, कोई भी तोता काला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 की अन्नामुड़ी की उच्चतम शिखर कहाँ पर है? तो बताइए दोस्तों कहाँ पर है। तो जी हाँ दोस्तों, ये मिलेगा आपको पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट इसका बिल्कुल सही है। 48वां क्वेश्चन है कि स्थायी जमींदारी व्यवस्था बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि स्वामी होता था, तो जमींदार इसका बिल्कुल सही है।
और यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर दीजिए कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के क्वेश्चन हम अगले शिफ्ट में आपको सॉल्व कराएंगे। तो यहाँ पे हम जीएस वाले क्वेश्चन देख रहे हैं उसके, ठीक है। रेगुर मिट्टी की बात करें तो रेगुर काली मिट्टी है और इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी 50वां क्वेश्चन है। इसका आंसर दीजिए कि ये हमने परसों भी डिस्कस करा दिया था, क्योंकि 40 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे जीएस के। तो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। और इसके अलावा दोस्तों इन फैक्ट को दोबारा देख लीजिए, परसों भी कराया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन लखनऊ में है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी में है, नेशनल ब्रेन की बात करें तो ये गुरुग्राम में है और ड्रग की बात करें तो लखनऊ में है। तो यहां तक दोस्तों यह थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जीएस के थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में आपको यहां से पूछा जा सकता है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ दोस्तों, कितने नंबर आपके यहाँ पे सही हुए, कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ तक दोस्तों ये था, और किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।